नमस्कार दोस्तों। वाईएस नर्सिंग एकेडमी के इस शानदार प्लेटफॉर्म पर आज आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए वाईएस नर्सिंग एकेडमी की तरफ से क्लास नंबर 38 लेकर आए हैं, जो एम्स केजीएमयू यूपीपीएससी स्टाफ नर्स एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बगैर देरी किए क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत करते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने दोस्तों। The nurse is caring for a client after a tracheostomy procedure. The client is anxious with a respiratory rate of 32 and oxygen saturation of 88. The nurse first action should be। दोस्तों, क्वेश्चन ने क्या पूछा है, पहले आप यह समझ लेते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन ने हमसे ये पूछा है कि एक पेशेंट है जिसकी ट्रैकोस्टमी का प्रोसीजर हो गया है, यानी कि ट्रैकोस्टमी हुई है दोस्तों। ठीक है, ट्रैकोस्टमी की सर्जरी हुई है और ट्रैकोस्टमी की सर्जरी के बाद पेशेंट में जो रेस्पिरेशन रेट देखने को मिली वो 32 मिली, और अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन की बात की जाए तो वो 88 मिली है। तो दोस्तों, क्वेश्चन ने ये पूछा है कि नर्स का फर्स्ट एक्शन क्या होगा ये वाइटल साइन देखने के बाद। जो दोस्तों ट्रैकोस्टमी होती है वो हमारी 2 से 3 रिंग में बनती है। जो हमारा ट्रैकिया होता है उसमें 2 से 3 रिंग में ये बनती है। उसके बाद इसमें सक्शन करना होता है, और सक्शन भी उतना करना होता है दोस्तों जितनी ज़रूरत होती है। और दोस्तों, जो एनेक्सियोस की बात की जाए तो एनेक्सियोस का मतलब होता है एंजाइटी डेवलप होना। यानी अभी क्वेश्चन ने क्या बोला है कि एक पेशेंट है जिसकी ट्रैकोस्टमी का सर्जरी हुई है, प्रोसीजर हुआ है, और द क्लाइंट इज एनेक्सियोस, यानी कि पेशेंट में एंजाइटी डेवलप हो रही है। एंजाइटी, घबराहट, बेचैनी, ये सिचुएशन आ रही है पेशेंट में, एंजाइटी डेवलप हो रही है। एंजाइटी डेवलप होने के बाद अगर जब नर्स वाइटल साइन चेक करती है तो रेस्पिरेशन मिलती है 32, ऑक्सीजन सैचुरेशन मिलती है 88। तो नर्स का फर्स्ट एक्शन क्या रहेगा? राइट आंसर गेस कीजिए दोस्तों। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? आपके सामने ऑप्शन, आपके सामने चारों। दोस्तों, ट्रैकोस्टमी के बारे में मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था। अगर ट्रैकोस्टमी की बात जब भी आती है तो ट्रैकोस्टमी में सबसे पहले एक ही रूल आपके सामने बनता है, वो ये होता है कि पेशेंट का सक्शन करो, सक्शन द क्लाइंट। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। रीचेक O2 सैचुरेशन नहीं करनी है, क्योंकि दोबारा O2 लेवल चेक करेंगे तब भी 88 आएगा। और डॉक्टर साहब को अगर आप इंटीमेट करोगे, नोटिफाई करोगे, तो तब तक तो शायद पेशेंट ही ऊपर चला जाए। और यहाँ पर ट्रैकोस्टमी में लेफ्ट सिम पोजिशन कोई हमें ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हुआ है दोस्तों। यहाँ पर क्या हुआ, पेशेंट में एंजाइटी डेवलप हो रही है और सैचुरेशन रेट कम हो गई है, रेस्पिरेशन बढ़ चुकी है। इसलिए सबसे फर्स्ट एक्शन यही बनता है कि सबसे पहले आप सक्शन करें पेशेंट का, और सक्शन भी कितना, जितना ज़रूरत हो सिर्फ उतना। अगर जो फर्स्ट सक्शन की, अगर फर्स्ट सिचुएशन की बात की जाती है तो फर्स्ट में ये होता है कि जितनी ज़रूरत होती है उतना ही करो। और अगर सेकंड की बात आती है तो सेकंड में ये होता है, अगर एग्जामिनर पूछ लेता है कि सक्शन 3 तरीके का होता है, तीनों तरीकों के नाम बताओ। पहला जितनी ज़रूरत हो उतना, दूसरा एवरी 30 मिनट में, और तीसरा एवरी 2 आवर्स में। तो यहाँ पर मैंने आपको दोस्तों एक क्वेश्चन में काफ़ी सारे क्वेश्चन पढ़ा दिए हैं, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनता है आपके सामने ऑप्शन ए, सक्शन द क्लाइंट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने दोस्तों। ए क्लाइंट हैड एक्सटेंसिव प्रोलॉन्ग्ड सर्जरी, विच इलेक्ट्रोलाइट लेवल शुड द नर्स मॉनिटर मोस्ट क्लोजली। दोस्तों, क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है कि एक पेशेंट की प्रोलॉन्ग्ड सर्जरी, यानी कोई भी एक पेशेंट है जिसकी लंबे टाइम से सर्जरी चल रही है, लंबे टाइम से सर्जरी चल रही है, विच इलेक्ट्रोलाइट लेवल शुड द नर्स मॉनिटर मोस्ट क्लोजली। तो नर्स को उस पेशेंट के अंदर कौन से इलेक्ट्रोलाइट
कौन से इलेक्ट्रोलाइट को मॉनिटर करना है? क्लोजली, मोस्ट क्लोजली, मोस्ट क्लोजली मतलब इलेक्ट्रोलाइट को मॉनिटर करना है, क्लोज करना है, जिस पेशेंट में लंबे टाइम से सर्जरी चली हुई है दोस्तों। आंसर गैस कीजिए दोस्तों, किस चीज़, कौन से इलेक्ट्रोलाइट को? कैल्शियम को, क्लोराइड को, पोटाशियम को या सोडियम को? राइट आंसर गैस कीजिए दोस्तों। देखो दोस्तों, एक छोटी सी बात आता हूँ मैं, जब भी किसी पेशेंट की लंबे टाइम से सर्जरी चल रही हो ना दोस्तों, जब भी किसी पेशेंट की लंबे टाइम से सर्जरी चल रही है तो उस पेशेंट में सेल का क्या हो जाता है दोस्तों? मैंने आपको पहले भी बताया था, सेल का दोस्तों डिस्ट्रक्शन हो जाता है। जब भी कोई पेशेंट है जिसकी लंबे टाइम से सर्जरी चल रही है दोस्तों, तो उस पेशेंट में सेल का डिस्ट्रक्शन हो जाता है और सेल में भरा हुआ फ्लूइड जो होता है दोस्तों वो बाहर निकल जाता है। और जब सेल में जो भरा हुआ फ्लूइड होता है दोस्तों, जब वो बाहर निकलता है, वो फ्लूइड कौन सा होता है दोस्तों? इंट्रासेलुलर फ्लूइड। जो फ्लूइड जो बाहर निकलता है दोस्तों, उसका फ्लूइड का नाम होता है इंट्रासेलुलर फ्लूइड। तो जब वो इंट्रासेलुलर जो आईसीपी जो फ्लूइड बाहर निकलेगा दोस्तों, वो निकलते ही पेशेंट के अंदर क्या होगा? पोटाशियम का लॉस होगा। और पोटाशियम का अगर लॉस होता है तो दोस्तों पेशेंट के अंदर कार्डियक डिसअरिथमिया देखने को मिलेगा। और इसलिए जब भी लंबे टाइम से अगर किसी पेशेंट की सर्जरी चल रही है, उस पेशेंट के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ पोटाशियम का लेवल चेक करना होता है। अगर पोटाशियम का लेवल कम हो गया दोस्तों, तो पोटाशियम का लेवल कम होने की वजह से पेशेंट के अंदर आपको कार्डियक डिसअरिथमिया देखने को मिलेगा। और अगर कार्डियक डिसअरिथमिया देखने को मिला तो पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट भी आ सकता है सर्जरी के दौरान। और अगर पोटाशियम की नॉर्मल लेवल की बात की जाए दोस्तों, तो वो होता है 3.5 टू 5.1 मिलीक्वेंट लीटर। यहाँ पर राइट आंसर क्या बना दोस्तों आपके सामने? ऑप्शन सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। द नर्स caring for a client with anemia recognize which clinical manifestation as the one that is specific for a hemolytic type of anemia। दोस्तों क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि नर्स एक पेशेंट की केयर कर रही है और किस चीज़ का पेशेंट है? वो एनीमिया पेशेंट है, एनीमिक, यानी इस पेशेंट का HB लेवल आपको कम देखने को मिला है। विच क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन as the one that is specific for a hemolytic type of anemia। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि उस पेशेंट में नर्स को क्या देखने को मिला है? हीमोलाइसिक टाइप का एनीमिया देखने को मिला है। हीमोलाइसिक टाइप का एनीमिया का मतलब होता है दोस्तों जो आरबीसी होती हैं, आरबीसी का लेवल टूट जाता है। आरबीसी का लेवल जब टूटता है दोस्तों, उसको हीमोलाइसिक टाइप ऑफ एनीमिया बोलते हैं। इसमें आपको पेशेंट में क्या देखने को मिलेगा दोस्तों? एनीमिक पेशेंट है और उस पेशेंट में आपको हीमोलाइसिक टाइप का एनीमिया देखने को मिला है। जब उसमें हीमोलाइटिक टाइप का जो एनीमिया था दोस्तों, उसमें आरबीसी का लेवल भी टूट जाता है। जब आरबीसी का लेवल टूटता है और पेशेंट एनीमिक भी है, तो उस पेशेंट में आपको क्या देखने को मिलेगा? जॉन्डिस देखने को मिलेगा, एनोरेक्सिया देखने को मिलेगा, टैकीकार्डिया देखने को मिलेगा या फैटिक देखने को मिलेगा? राइट आंसर बताइए दोस्तों। राइट आंसर बनता है दोस्तों आपके सामने ऑप्शन ए, जॉन्डिस। उस पेशेंट में आपको जॉन्डिस देखने को मिलेगा। और जॉन्डिस में देखने को तब मिलता है दोस्तों, सबसे पहले लीवर के जो हमारा जो लीवर होता है, लीवर के फंक्शन को बढ़ा देती है। हीमोलाइटिक जो टाइप का जो एनीमिया होता है वो लीवर के फंक्शन को बढ़ा देता है दोस्तों। और जब लीवर का फंक्शन बढ़ जाता है दोस्तों, तो पेशेंट के अंदर आपको जॉन्डिस देखने को ही मिलता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों आपके सामने। द नर्स केयरिंग फॉर ए क्लाइंट diagnosed with bone cancer is exhibiting mental confusion
and BP and ABP of 150 by 100 mm of Hg, which laboratory value would correlate with the client symptoms, reflecting a common complication with this diagnosis। दोस्तों क्वेश्चन ने क्या पूछा है, पहले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों। क्वेश्चन ने पूछा है कि एक पेशेंट है जो किस चीज़ का है, बोन कैंसर का पेशेंट है। एक पेशेंट है, नर्स उसकी केयर कर रही है, और किस चीज़ का पेशेंट है दोस्तों, वो उसके अंदर बोन का कैंसर हो चुका है दोस्तों। और उस पेशेंट के अंदर मेंटल कन्फ्यूजन देखने को मिल रहा है, एक्सिबिटिंग मेंटल कन्फ्यूजन। बोन कैंसर होने के बाद उस पेशेंट के अंदर मेंटल कन्फ्यूजन देखने को मिला है, यानी मानसिक स्थिति उसकी कुछ गड़बड़ा गई है। और उस पेशेंट का अगर बीपी चेक किया, ब्लड प्रेशर, तो वो मिला आपको 150 बाई 100। विच लेबोरेटरी वैल्यू वुड कोरिलेट विद द क्लाइंट सिम्टम रिफ्लेक्टिंग ए कॉमन कॉम्प्लिकेशन विद दिस डायग्नोज। इस बोन कैंसर के डायग्नोज को देखते हुए दोस्तों नर्स दिए गए ऑप्शन में कौन से कॉम्प्लिकेशन हो सकता है पेशेंट के अंदर, उसको चेक करेगी। बोन कैंसर का पेशेंट है दोस्तों, जिसका बीपी भी बढ़ चुका है और पेशेंट को मेंटल कंफ्यूजन देखने को मिला है। राइट आंसर गैस कीजिए दोस्तों, किस चीज़ की मतलब कमी देखने को मिलेगी आपको, पोटाशियम की या सोडियम की, एग्रोनिक की, फॉस्फोरस की, कैल्शियम की, कौन सा ऊपर नीचे मिलेगा आपको दोस्तों, या बिल्कुल एक्यूरेट मिलेंगे दोस्तों। एक चीज़ मैं आपको बताता हूं दोस्तों, यहाँ पर जब भी किसी पेशेंट के अंदर बोन का जो कैंसर होता है दोस्तों, उस पेशेंट के अंदर आपको मल्टीपल माइलोमा देखने को मिलता है। और जब भी मल्टीपल माइलोमा देखने को मिलता है दोस्तों, वहीं पर आपको राइट आंसर बन जाता है दोस्तों। आप गैस कर लीजिए, मल्टीपल माइलोमा जब आपको देखने को मिलेगा तो उस पेशेंट के अंदर कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है दोस्तों, कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है दोस्तों। इसलिए राइट आंसर जाता है दोस्तों आपका ऑप्शन डी। यहाँ पर कैल्शियम का लेवल कितना दिया हुआ दोस्तों, 13 mg/dl। और नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, नॉर्मल वैल्यू होती है 8.5 to 10.1 mg/dl। अगर पोटाशियम की बात की जाती है दोस्तों, वो 5.1 mg/लीटर। सोडियम लेवल जो है दोस्तों वो आपका बिल्कुल नॉर्मल है, 135 to 45। अगर एग्रोनिक फास्फोरस की बात की जाए तो उसके ये नॉर्मल वैल्यू होती है 1.7 mg/लीटर। जब भी बोन कैंसर का पेशेंट है, उसके अंदर मेंटल कन्फ्यूजन देखने को मिली है, और अगर उस पेशेंट का बीपी भी बढ़ा हुआ है, और अगर लेबोरेटरी वैल्यू की जब बात आती है दोस्तों, लेबोरेटरी वैल्यू चेक करके आप उस पेशेंट का डायग्नोज करना चाहते हो, लेबोरेटरी वैल्यू के अनुसार आप उस पेशेंट का डायग्नोज करना चाहते हो, तो बोन कैंसर वाले पेशेंट का कैल्शियम लेवल हमेशा आपको हाई मिलता है। और यहाँ पर बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल दी हुई हैं, सिर्फ एक ही चीज़ का जो कैल्शियम है दोस्तों, कैल्शियम का लेवल आपको बढ़ा हुआ दिखाई दिया 13 mg/dl। तो राइट आंसर जाता है दोस्तों आपका ऑप्शन डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। ए क्लाइंट विद एंड स्टेज cirrhosis can sometimes develop mental change, what is most likely cause। दोस्तों क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा है कि एक पेशेंट है जो सिरोसिस का है और वो भी एंड स्टेज पर है, और उस पेशेंट के अंदर मेंटल चेंजेस देखने को मिले हैं। सिरोसिस क्या होता है दोस्तों, सिरोसिस मैंने आपको पहले भी बताया था, ये मैंने लीवर के बारे में जब आपको पढ़ाया था तो लीवर के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था। जो सिरोसिस होता है दोस्तों, सिरोसिस का मतलब होता है दोस्तों लीवर के अंदर गांठें बन जाना। जो हमारा लीवर होता है दोस्तों, लीवर के अंदर गांठें बन जाती हैं, और इसकी ड्रग ऑफ चॉइस मैंने आपको बताई थी पहले भी दोस्तों, दोबारा फिर बता देता हूँ। चलो ड्रग ऑफ चॉइस लास्ट में बताते हैं, पहले क्वेश्चन को डिफाइन करते हैं।
व्हाट इज मोस्ट लाइकली कोज, तो उस पेशेंट के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा कि पेशेंट का एंड स्टेज ऑफ सिरोसिस है, यानी लीवर के अंदर गांठें हैं बहुत सारी, और उस पेशेंट के अंदर मेंटल चेंजेस देखने को मिले हैं, यानी कि पेशेंट की मानसिक स्थिति भी थोड़ा सा कमज़ोर देखने को मिल रही है। तो कौन सा कोज देखने को मिलेगा, एलिवेटेड ब्लड एमोनिया, डिक्रीज सीरम प्रोटीन, ल्यूकोसाइट्स या हाइपर कैल्सीमिया। राइट आंसर गैस कीजिए दोस्तों। राइट आंसर जाता है दोस्तों आपका एलिवेटेड ब्लड एमोनिया। और दोस्तों एलिवेटेड ब्लड एमोनिया कब होता है दोस्तों, जब यूरिन जो दोस्तों यूरिक एसिड यूरिया साइकिल नहीं चल रहा है दोस्तों, यूरिक साइकिल नहीं चल रहा है दोस्तों। उसमें क्या होता है दोस्तों, जब यूरिन साइकिल नहीं चल रहा है दोस्तों तो क्या होता है, अमोनिया का लेवल हमेशा बड़ा देखने को मिलता है। और जब अमोनिया का लेवल बढ़ेगा दोस्तों तो वो बी को क्रॉस करेगा, यानी ट्रिपल बी को वो क्रॉस करेगा। और अगर ट्रिपल बी को क्रॉस करेगा तो क्या होगा दोस्तों, मेंटल फंक्शन गड़बड़ा जाएंगे। जो यूरिया साइकिल होता है दोस्तों वो नहीं चल रहा होता है दोस्तों। जब भी किसी पेशेंट का एलिवेटेड ब्लड एमोनिया होता है दोस्तों, जब सिरोसिस एंड स्टेज पर होता है तो यूरिया साइकिल नहीं चल रहा होता है, और यूरिया साइकिल अगर नहीं चलेगा तो अमोनिया का लेवल आपको बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। और अमोनिया का लेवल बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा तो क्या होगा, वो ट्रिपल बी को क्रॉस करेगा, और ट्रिपल बी को क्रॉस करेगा तो क्या होगा दोस्तों, मेंटल फंक्शन में डिस्टरबेंस देखने को मिलेगी। मेंटल फंक्शन में, मानसिक स्थिति में गड़बड़ आपको देखने को मिलेगी। और अब हम आप इसको बताते हैं इसकी ड्रग ऑफ चॉइस। ड्रग ऑफ चॉइस में आती है दोस्तों नियोमाइसिन। अगर नियोमाइसिन अवेलेबल नहीं होती है तो आप यूज़ कर सकते हैं लेक्टोलूज भी। जब आप लेक्टोलूज यूज़ करेंगे इससे क्या होगा, इससे जब आप लेक्टोलूज देंगे, लेक्टोलूज देने के बाद एमोनिया वॉश आउट हो जाएगा। अगर एमोनिया वॉश आउट हो जाएगा दोस्तों तो पेशेंट का सिरोसिस आपको ठीक देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर ठीक की तो बात हुई नहीं है दोस्तों। यहाँ पर क्या बात हुई है, ये सिर्फ यही पूछा है कि पेशेंट के अंदर मेंटल चेंजेस देखने को मिल रहे हैं और एंड स्टेजिस सिरोसिस का पेशेंट है, तो उसके अंदर आपको क्या मिलेगा, एलिवेटेड ब्लड एमोनिया, यानी कि एमोनिया का लेवल आपको बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। ब्लड एमोनिया का लेवल आपको बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने। A elderly female is admitted with a fractured right femoral neck. Which clinical manifestation would the nurse accept to find? सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन ने क्या पूछा दोस्तों, एक ओल्ड एज फीमेल है और वो एडमिट हुई है किस चीज़ की कंप्लेंट से, फ्रैक्चर की। फ्रैक्चर कौन सा दोस्तों, राइट फीमोरल नेक, राइट फीमोरल नेक, यानी कि हिप जॉइंट में राइट फीमोरल नेक का फ्रैक्चर हो गया है। जो हमारा हिप जॉइंट होता है, हिप जॉइंट में राइट फीमोरल नेक का फ्रैक्चर हो गया है दोस्तों। तो उस पेशेंट के अंदर कौन सा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिलता है, कौन सा ढूंढेगी नर्स, कौन सा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन फाइंड आउट करेगी, कौन सा ढूंढेगी। फ्री मूवमेंट of the right leg, abduction of the right leg, internal rotation of the right hip, shortening of the right leg। दोस्तों देखो राइट साइड का तो चारों ऑप्शन में आपको दिया हुआ है, तो चारों ऑप्शन पे आपका शक जाएगा दोस्तों। देखो दोस्तों, जब भी क्या होता है, जब राइट फीमोरल नेक का जब फ्रैक्चर होता है दोस्तों, तो हमेशा आपको फ्री मूवमेंट ऑफ द राइट लेग को देखने को नहीं मिलती है। थोड़ा सा आपको मैं कन्फ्यूजन में डाल रहा था दोस्तों कि कहीं आप ऐसा ना बोल दे कि यही आओगा। आपको फ्री मूवमेंट आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगी दोस्तों। एबडक्शन आपको राइट लेग में नहीं देखने को मिलेगा। और क्या होता है दोस्तों, इंटरनल साइड तो कभी नहीं जाता, आउटर साइड जाता है दोस्तों।
जब जो फ्रैक्चर होता है राइट फीमोरल नेक का दोस्तों, तो वो इंटरनल साइड रोटेट नहीं होती है, वो आउटर साइड रोटेट होती है दोस्तों। और उस पेशेंट के अंदर आपको शॉर्टनिंग ऑफ द राइट लेग देखने को मिलेगी, यानी कि जो उसकी राइट साइड की जो लेग है वो छोटी हो जाएगी दोस्तों फ्रैक्चर होने के बाद, आपको ये देखने को मिलेगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 7। इन साइक्रेटिक यूनिट नर्स इज केयरिंग फॉर ए मेल क्लाइंट हु एक्सपीरियंस false sensory perception with no basic in reality. The perception is known as। क्वेश्चन ने क्या पूछा दोस्तों आपसे कि एक साइक्रेटिक यूनिट है, यानी कि एक मानसिक रूप से जो पेशेंट होते हैं, जो मानसिक रूप से जो बीमार पेशेंट होते हैं, उनका वार्ड है, उनकी यूनिट है, उनका वार्ड है। और नर्स क्या कर रही है, एक मेल क्लाइंट को देख रही है जो कि झूठी फीलिंग हो रही है उस मेल क्लाइंट के अंदर। फॉल्स सेंसरी परसिपेशन का मतलब होता है दोस्तों कि पेशेंट के अंदर झूठी फीलिंग पैदा होना। नो बेसिक इन रियलिटी, और वहाँ पर सच्चाई वाली रियलिटी वाली कोई बात है ही नहीं, वहाँ पर सब झूठी बातें हैं। द परसिपेशन इज नोन एज, तो उस परसिपेशन को आप क्या बोलोगे, परसेप्शन को आप क्या बोलोगे दोस्तों, उसको जहाँ पर सब बातें झूठी हैं, रियलिटी बात कुछ नहीं है दोस्तों, उसको आप क्या बोलोगे। देखो दोस्तों मैंने अब ये आपको पहले भी बताया था, ये थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज है, ये मैंने आपको पहले बताया था। दो तरीके का होता है दोस्तों, देखो एक तो होता है इल्यूजन और एक होता है हेलुसिनेशन। एक इल्यूजन होता है, एक हेलुसिनेशन, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है दोस्तों। इल्यूजन में क्या होता है, वहाँ पर सिर्फ रियलिटी ही रियलिटी होती है, वहाँ पर फॉल्स सेंसरी सॉरी दोस्तों, वहाँ पर फॉल्स सेंसरी परसेप्शन की बात कुछ नहीं होती दोस्तों, वहाँ पर सब रियलिटी होती है। यहाँ पर फॉल्स सेंसरी परसेप्शन का मतलब होता है दोस्तों कि कुछ भी सच्चाई नहीं है, सब झूठा है। और इल्यूजन में क्या होता है, सब कुछ रियलिटी में होता है, यानी कि पॉजिटिव थिंकिंग लेके चलते हैं। और हेलुसिनेशन में क्या होता है दोस्तों, हेलुसिनेशन में कुछ भी सच्चा नहीं होता है, वहाँ पर सब बातें झूठी होती हैं। तो इसलिए राइट आंसर जाता है आपका ऑप्शन ए, क्योंकि यहाँ पर रियलिटी तो है ही नहीं दोस्तों, कोई रियलिटी वाली फीलिंग है ही नहीं, यहाँ पर सब झूठ वाली फीलिंग है। तो इसलिए राइट ऑप्शन जाता है आपका हेलुसिनेशन। और अगर डिल्यूजन की बात की जाए तो डिल्यूजन में क्या होता है दोस्तों, फॉल्स फिक्स बिलीव होता है दोस्तों, फॉल्स फिक्स बिलीव होता है। और अगर लॉस एसोसिएशन की बात की जाए तो इसमें क्या होता है दोस्तों, बात बराबर नहीं कर पाता है। जो भी कोई भी पेशेंट होता है दोस्तों, वो बराबर बात नहीं कर पाता है। वो क्या करता है दोस्तों, जैसे हम किसी को बोलते हैं ना कि इसका नट लूज है, देखो अपनी आम भाषा की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, कि इसका नट लूज है, वो ऊट पटांग बातें करता है, कुछ भी कह देता है, कि वो प्रॉपर बात नहीं कर पाता है, इसलिए उसको बोलते हैं आप लूज एसोसिएशन। और अगर न्यूरोलॉजिज्म की बात की जाए दोस्तों, तो मैंने आपको ये पहले भी पढ़ाया है और कई बार पढ़ाया है। न्यूरोलॉजिज्म का मतलब होता है दोस्तों नए वर्ड की खोज करना। तो राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए हेलुसिनेशन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने। द नर्स रिकॉग्नाइज दैट इट वुड बी contraindicated टू इंड्यूस वोमिटिंग इफ समवन हैड ingested which of the following। दोस्तों क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि नर्स एक पेशेंट की केयर कर रही है जो एक्यूट, सॉरी दोस्तों एक सेकेंड, सॉरी दोस्तों थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था, दोबारा से कोशिश करते हैं। द नर्स रिकॉग्नाइज दैट इट वुड बी contraindicated टू इंड्यूस वोमिटिंग इफ समवन हैड ingested which ऑफ द फॉलोइंग। दोस्तों क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा है कि जो ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, ऑप्शन में से कौन सी दवाई मरीज ने ले ली है, यानी मरीज ने उस दवाई का सेवन कर लिया है, खा ली है,
और वो दवाई लेने के बाद उस मरीज को वोमिटिंग कॉन्ट्रा इंडिकेट है, यानी कि वोमिटिंग वो पेशेंट, इनमें से कौन सी ऐसी दवाई है जिसमें से वो पेशेंट अगर वो दवाई ले लेता है तो वोमिटिंग उसके लिए घातक हो सकती है। कौन सी मेडिसिन है दोस्तों जिससे में वोमिटिंग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है दोस्तों? आइब्रोफिन, एस्प्रिन, विटामिन्स या गैसोलिन, जिसको हम केरोसिन भी बोल सकते हैं। तो राइट आंसर गैस कीजिए दोस्तों। तो राइट आंसर जाता है दोस्तों आपके सामने ऑप्शन डी, गैलोसिन, जिसको हम केरोसिन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसको हम एक नाम और भी दे सकते हैं दोस्तों, पेट्रोलियम। यानी इसमें क्या होता है, इसमें पेशेंट को वोमिटिंग करानी नहीं होती है दोस्तों। अगर पेशेंट को हम वोमिटिंग करवाते हैं तो वोमिटिंग कराने के साथ साथ उस पेशेंट में क्या होता है दोस्तों, इसोफेगस में सीवियर बर्निंग सेंसरेशन होता है दोस्तों, सीवियर बर्निंग सेंसरेशन होता है दोस्तों। इसलिए हमें उस पेशेंट को वोमिटिंग करानी नहीं होती है। और जो ऑप्शन आइब्रोफिन, एस्प्रिन और विटामिन दिए गए हैं, ये दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें टॉक्सिसिटी होती है, इसमें वोमिटिंग का कोई रोल नहीं। इसमें वोमिटिंग आएगी तो पेशेंट ठीक होएगा। और अगर गैलोसिन, केरोसिन वाले पेशेंट में अगर वोमिटिंग आती है तो वो उसके लिए कॉन्ट्रा इंडिकेट हो सकती है दोस्तों। और अगर आइब्रोफिन, एस्प्रिन, विटामिन वाले पेशेंट के अंदर आती है तो वो उसके लिए इंडिकेट है दोस्तों, वो इसके लिए अच्छी है दोस्तों। तो इसलिए राइट आंसर क्या जाता है आपके सामने, ऑप्शन डी दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने। द नर्स इज केयरिंग फॉर ए पेशेंट विद एक्यूट रीनल फेलियर। द नर्स शुड एक्सेप्ट hypertonic glucose, insulin infusion and sodium bicarbonate to be used to treat। दोस्तों क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि एक नर्स एक पेशेंट की केयर करती है, और किस चीज़ का पेशेंट है, एक्यूट रीनल फेलियर, यानी ताज़ा किडनी खराब हुई है उस पेशेंट की, अभी अभी अपनी आम भाषा में बात करते हैं दोस्तों, ताज़ा किडनी खराब हुई है। द नर्स शुड एक्सेप्ट हाइपरटोनिक ग्लूकोज। नर्स कोई भी अनुमान लगाकर, एक्सपेक्ट का मतलब होता है दोस्तों, एक्सपेक्ट का मतलब होता है कि अनुमान लगाया जा रहा है। नर्स उस पेशेंट में अनुमान लगाकर हाइपरटोनिक ग्लूकोज देती है, साथ में इंसुलिन का इन्फ्यूजन देती है, और साथ में सोडियम बाइकार्बोनेट नाम की दवाई देती है। तो वो नर्स इस पेशेंट को ट्रीट कर रही है। तो ट्रीट कर रही है तो दोस्तों, तो नर्स यूज टू ट्रीट, वो किस चीज़ को ट्रीट करना चाहती है, नर्स किस चीज़ को ट्रीट करना चाहती है दोस्तों? दोस्तों यहाँ पर एक सीधा सा क्वेश्चन है। अगर यहाँ पर आपको नॉर्मल वैल्यू का पता है, और अगर आपने एक बार भी अगर आपने आईसीयू वार्ड में अगर काम किया होगा दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आप आंसर फटाक से दे सकते हैं दोस्तों। देखिए मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, जिस भी हमारे नर्सिंग ऑफिसर ने अगर आईसीयू में काम किया तो वो तो समझ ही गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। इसमें क्या होता है दोस्तों, जब भी आप किसी पेशेंट का ग्लूकोज देते हैं, हाइपरटोनिक ग्लूकोज, अगर किसी पेशेंट को आप ग्लूकोज देते हैं, ग्लूकोज के साथ में आप इंसुलिन का इन्फ्यूज़न चलाते हैं, तो सोडियम बाइकार्बोनेट को तो आप थोड़ी देर के लिए साइड रख दो। अगर ग्लूकोज के साथ आप इंसुलिन का इन्फ्यूज़न चलाते हैं दोस्तों, ग्लूकोज के साथ अगर आप इंसुलिन का इन्फ्यूज़न चलाते हैं तो वो दोस्तों क्या करता है, बताइए दोस्तों? वो क्या करता है दोस्तों, वो जो हमारी बॉडी होती है दोस्तों, हमारी बॉडी के अंदर पोटाशियम को शिफ्टिंग कराता है, शिफ्टिंग करा लेता है उसकी दोस्तों, पोटाशियम की शिफ्टिंग कराता है दोस्तों। और शिफ्टिंग कहाँ करवाएगा दोस्तों, उसकी पोटाशियम की जो शिफ्टिंग होती है दोस्तों, वो सेल के अंदर करवाता है, और उसके बाद पोटाशियम का लेवल दोस्तों नॉर्मल हो जाता है। यानी कि सीधा क्वेश्चन का क्या आंसर गया दोस्तों, कि जो एक्यूट रीनल फेलियर का जो पेशेंट होता है दोस्तों, उसके अंदर पोटाशियम का लेवल बढ़ जाता है दोस्तों। जो एक्यूट रीनल फेलियर का पेशेंट है उसके अंदर पोटाशियम का लेवल बढ़ गया, और पोटाशियम का लेवल बढ़ा गया तो नर्स ने क्या किया, हाइपरटोनिक ग्लूकोज लगा दिया, और उसके साथ में इंसुलिन का इन्फ्यूजन चला दिया, और सोडियम बाइकार्बोनेट नाम की इंजेक्शन दे दी उसको। तो वो नर्स किस चीज़ को ट्रीट करना चाह रही है, पेशेंट के अंदर हाइपरकैलेमिया हो चुका है, यानी कि पोटाशियम का लेवल बढ़ गया है। तो पोटाशियम का लेवल नॉर्मल करना है तो वो क्या करती है, आपको
ग्लूकोज के साथ में इंसुलिन का इन्फ्यूजन चलाती है, और वो क्या करता है दोस्तों, वो हमारे पोटासियम को शिफ्टिंग कराता है। और शिफ्टिंग कहाँ करवाएगा, सेल के अंदर करवाएगा। और सेल के अंदर जब पोटासियम की शिफ्टिंग होती है दोस्तों, तो पोटासियम का लेवल नॉर्मल हो जाता है दोस्तों। तो इसलिए राइट आंसर क्या गया दोस्तों आपके सामने, ऑप्शन डी, हाइपरकैलेमिया। तो चलिए दोस्तों 10 क्वेश्चन इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट सीरीज में हम आपके लिए इससे भी ज़बरदस्त क्वेश्चन लेकर आएंगे दोस्तों। देखिए अब तक के ये सबसे ज़बरदस्त क्वेश्चन थे दोस्तों आपके सामने। अगर इसमें कोई भी थोड़ी भी मिस्टेक अगर आपको लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालकर आप पूछ सकते हैं दोस्तों। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन को डिफाइन करते हैं। द बिहेवियर थेरेपी विच इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर ट्रीटिंग फोबिया इज। देखिए दोस्तों क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन ने आपसे पूछा है कि फोबिया वाली जो कंडीशन होती है दोस्तों, उसको ठीक करने के लिए हम दिए गए ऑप्शन में से क्या काम में लेंगे। फोबिया मैंने आपको पहले भी बताया दोस्तों, फोबिया का मतलब होता है डर लगना। इसको बोलते हैं दोस्तों इररेशनल फियर, इररेशनल फियर यानी कि डर लगना। और जब किसी पेशेंट को अगर डर लगता है दोस्तों किसी चीज़ से, जैसे कि अगर कोई पेशेंट है उसको ऊंचाई से डर लगता है, किसी को पानी से डर लगता है, किसी को अंधेरे से डर लगता है, वो फोबिया वाली कंडीशन होती है दोस्तों। अब जैसे दोस्तों मैं अपने ऊपर लेकर बताऊँ, मेरे को ऊंचाई से डर लगता है, अब मैं ऊंचाई पर मैं गया तो मेरे को डर लगने लगा, तो मेरे को वो फोबिया वाली कंडीशन है। तो इसमें आपको क्या देखने को मिलता है, आप उसको कैसे ठीक करोगे दोस्तों। देखो अगर ऑप्शन ए की बात की जाए, फ्लोडिंग। फ्लोडिंग में क्या होता है दोस्तों, फ्लोडिंग का मतलब होता है दोस्तों जो भी पेशेंट है और उसको किसी चीज़ से डर लग रहा है तो उसके डर को उसका सामना करवा दो दोस्तों। जैसे अब मेरे को डर लग रहा है ऊंचाई से, अब मेरा उस डर से आप सामना करवा दो। सामना करवा दो मतलब कि जैसे कि मेरी आंखों पे पट्टी बांध कर, जैसे एक एग्जामिन के लिए मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, 3 इडियट मूवी आपने देखी होगी। 3 इडियट मूवी में क्या करते हैं कि वो अपने दोस्त को आंखों पे पट्टी बांधकर ऊपर पानी की टंकी के ऊपर बैठा देते हैं, और जब उसकी पट्टी खोलते हैं तो वो बिल्कुल डरा हुआ होता है दोस्तों, लेकिन वो थोड़ी देर में रिलैक्स हो जाता है दोस्तों। तो जो फ्लोटिंग वाली कंडीशन होती है दोस्तों, उसको आप अच्छी कंडीशन नहीं बोल सकते हो फोबिया ठीक करने के लिए, क्योंकि देखिए ऐसा होता है दोस्तों, अगर आप उस पेशेंट को ऊपर ले गए, अगर उसने आपने आंखों पर पट्टी बांधी, उसको बैठा दिया, और अगर जैसे ही आप उसकी आंखों से पट्टी हटाते हो, वो कुछ देर के लिए तो डरेगा और फिर शांत हो जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है अगर उसको रियलिटी में डर लग रहा था, उसका वहीं पर हार्ट फेल हो सकता है और वो एक्सपायर भी हो सकता है। तो इसलिए ये कंडीशन वहाँ पर बेस्ट नहीं रहती है। और अगर सेकंड की बात की जाती है दोस्तों, सिस्टमेटिक डेसेंटिसिजेशन, ये क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर 3 कंडीशन आती हैं। सिस्टमेटिक के अंदर इसके अंदर 3 कंडीशन आती है। सबसे पहले आप पेशेंट को रिलैक्स करवाओ, यानी कि कोई भी पेशेंट है जिसको फोबिया था, उसके अंदर आप क्या करोगे सिस्टमेटिक में कंडीशन में, इसमें आप क्या करोगे कि पेशेंट को पहले अपने पास बुलाओ, उसको बैठा लो, उसको रिलैक्स कराओ कि भाई आप छत पर नहीं हो, बिल्कुल रिलैक्स रहो, अभी आप कमरे में बैठे हो, यहाँ पर आपको कोई डर नहीं है। पहले ही तो ये करोगे। फिर उसके अंदर आप सेकंड क्वेश्चन क्या करोगे कि उस पेशेंट को ड्रीम, यानी उसको बड़े बड़े सपने दिखाओगे कि आप ऊंचाई पर जाओगे तो आपको इतना अच्छा फील होगा, ये होगा, ऐसे होता है ऊंचाई पर जाने से, ऐसे होता है, उसको मतलब ड्रीम सपने दिखाओगे कुछ। और थर्ड नंबर पर आप उसके साथ प्रैक्टिकल करवाओगे, यानी कि वो खुद प्रैक्टिकल करेगा अपने आप उसके साथ जाओगे, वो अकेला आगे आगे चलेगा, आप पीछे पीछे चलना, वो प्रैक्टिकल कंडीशन होती है। तो अगर मोस्ट कॉमन की बात की जाए तो वो सिस्टमेटिक यानी ऑप्शन बी ही आपका मोस्ट कॉमन बनता है। लेकिन फ्लोटिंग भी फोबिया की कंडीशन को ठीक करने में आता है, इसलिए राइट आंसर जाता है आपका ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। और अगर दोस्तों ऑप्शन सी के बारे में मैंने आपको बहुत ही बार बताया है, इसको तो शायद ही हमारा कोई नर्सिंग ऑफिसर भूल सकता होगा। एवर्सेशन, एवर्सेशन का मतलब होता है दोस्तों, अगर शुभ हिंदी में अगर बोलता हूँ दोस्तों, बिना बताए शराब छुड़वाएं, ये होता है दोस्तों। यानी कि अगर कोई भी मरीज है, आप उसकी किसी भी आदत को छुड़वाना चाहते हैं
तो बिना बताया कि उसकी कोई भी आदत छुड़वाना चाहते हैं उसको बोलते हैं एवरसेशन, एवरसीजन। तो चलिए दोस्तों, वाईएस नर्सिंग एकेडमी की तरफ से ये थी क्लास नंबर 38। कल हम आपके लिए क्लास नंबर 39 लेकर आएंगे, जो आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त होगी दोस्तों। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जितने भी हमारे नर्सिंग ऑफिसर हैं। थैंक यू दोस्तों।